आई एम रचित शर्मा और आप देख रहे हैं एडवोकेट वार्तालाप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन मींस दाखिल खारिज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर सेट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की। म्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज अ दाखिल खारिज। Mutation is the process of recording the change, transfer in the title of ownership after the property has been sold and transferred. Means that mutation एक दाखिल खारिज का प्रोसेस है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स को चेंज या ट्रांसफर किया जाता है एक दूसरे व्यक्ति जिसके पास की ओनरशिप का टाइटल ट्रांसफर हो रहा है। आफ्टर द प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड, जबकि प्रॉपर्टी सोल्ड हो जाती है उसके बाद या फिर ट्रांसफर हो जाती है उसके बाद। अगर इसको हम बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो जब भी एक व्यक्ति एक प्रॉपर्टी को परचेज करने जाता है तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री यानी कि रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्री के अंदर उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी होती है, उस व्यक्ति का नाम एज ए ओनर, एज ए टाइटल उस रजिस्ट्री के अंदर लिख दिया जाता है। उसके बाद जब जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन रिकॉर्ड्स के अंदर जिसको हम खसरा खतौनी बोलते हैं, उन रिकॉर्ड्स के अंदर जब कि पहले वाले व्यक्ति का जिसने कि सेल किया थी, पहले वो ऑनर था, पहले उसके पास टाइटल था। उसके बाद जब जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया है उसके बाद उस व्यक्ति का टाइटल हो गया, तो पहले वाले व्यक्ति से दूसरे वाले व्यक्ति का नाम चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम दाखिल खारिज मींस दैट म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक, इन एवरी ट्रांजेक्शन म्यूटेशन इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ चेंजेस इन द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप। यानी कि जब भी कोई भी सेल होगी या ओनरशिप चेंज होगी या फिर ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी की, एवरी सिचुएशन के अंदर ये म्यूटेशन का जो ट्रांजैक्शन है ये मैंडेटरी होता है। अब ये कौन कौन सी कंडीशंस में होता है, कौन कौन से इसके तरीके हैं, हम उनके ऊपर बात हैं। दे आर द फॉलोइंग वेज ऑफ म्यूटेशन, यानी कि दाखिल खारिज करने के जो तरीके बताए गए हैं, कब कब होगा वो हम अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आता है सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे कि एक व्यक्ति ने सेल करी है, दूसरे व्यक्ति ने परचेज करी है, तो सेल करने वाले के नाम से ट्रांसफर होकर म्यूटेशन दाखिल खारिज परचेज करने वाले व्यक्ति के नाम पर आ जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स रजिस्टर्ड सेल डीड, म्यूटेशन एप्लीकेशन विद द कोर्ट, फी, स्टैम्प, टैक्सेशन और प्रॉपर्टी बॉन्ड ऑन द इंडेमनिटी, लॉस और डैमेजेस बॉन्ड ऑन द स्टैम्प पेपर। मतलब सेल और परचेज करते वक्त प्रॉपर्टी का जो म्यूटेशन के म्यूटेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अभी हम उनके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो है रजिस्टर्ड सेल डीड, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वह है। टैक्स क्लियरेंस डॉक्यूमेंट, म्यूटेशन की एप्लीकेशन जिसके अंदर की कोर्ट फीस साथ में उसमें लगी हुई है स्टैम्प के। टैक्स क्लियरेंस डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसका जो भी रेवेन्यू टैक्स या जिस भी तरीके का टैक्स बनता था वो क्लियर हो, वो पूरा कंप्लीट पे कर दिया गया हो। उसका बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि एक ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर की लॉस और डैमेजेस एक स्टैम्प पेपर पर डिटेल्ड में दिए गए हों और उनको एक्सेप्ट किए गए हों। ठीक, ये हो गया आपका सेल और परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट। दूसरा हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू विल और इंटरस्टेट सक्सेशन, यानी कि प्रॉपर्टी को जो ट्रांसफर किया गया है वो थ्रू विल किया गया है या फिर सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकारों द्वारा किया गया है। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट की नीड पड़ती है वो पड़ती है अ कॉपी ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट जो नीड होता है, अ डॉक्यूमेंट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिसीज्ड पर्सन, यानी कि दूसरा डॉक्यूमेंट वह रिक्वायर्ड होता है कि जो डिसीज्ड पर्सन है
उस पर्सन से जो व्यक्ति म्यूटेशन कराना चाहता है उसका क्या रिलेशन है। तीसरा आपका आता है अ कॉपी ऑफ विल, यानी कि जो कॉपी ऑफ विल बनाई गई होगी, यानी कि जो डिसीज्ड पर्सन है उन्होंने हो सकता है उससे पहले उन्होंने कोई विल तैयार करी होगी, तो उस विल की एक कॉपी लगेगी। टैक्स क्लियरेंस डॉक्यूमेंट, यानी कि जो टैक्स का क्लियरेंस डॉक्यूमेंट है वह भी लगाना होगा। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं पावर ऑफ अटर्नी, यानी कि पावर ऑफ अटर्नी के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हम उनकी बात करते हैं। पहला है इसके अंदर कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, जो एफिडेविट है वो लगेगा। इंडेमनिटी ऑन स्टैम्प पेपर, यानी कि इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो लगता है आपका बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी जो लगेगा वह एफिडेविट के ऊपर लगेगा ऑन द स्टैम्प पेपर। और प्रॉपर्टी टैक्स क्लियरेंस डॉक्यूमेंट, ये आपका जो हो गया है विल वाले केस में हो गया, सेकंड वाले पावर ऑफ अटर्नी केस में ये वाला। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और म्यूटेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड। आपके म्यूटेशन दो तरीके के होते हैं, म्यूटेशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड और म्यूटेशन ऑन नॉन एग्रीकल्चर। अब इनका प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर में क्या आता है आपका एप्लीकेशन सबमिट फॉर द म्यूटेशन बिफोर द तहसीलदार ऑफ द एरिया along with the non-judicial stamp paper of a situation value and other documents submitted as per the requirement। यानी कि सबसे पहले जो म्यूटेशन का दाखिल खारिज का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले एक एप्लीकेशन दी जाएगी तहसीलदार साहब के यहाँ, जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प के ऊपर होगा और सुटेबल वैल्यू का, मतलब जो भी एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प जितनी वैल्यू का बताया गया होगा, ये स्टेट वाइज भी होता है, तो उतने का आपका नॉन जुडिशियल स्टैम्प लगेगा। एंड द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड सबमिटेड एज पर द रिक्वायरमेंट, और जो भी डॉक्यूमेंट उसके अंदर बताए गए होंगे वो सभी लगेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपने एप्लीकेशन दे दी है तहसीलदार साहब के सामने। सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारा म्यूटेशन के प्रोसेस का, इसके बाद एक प्रोक्लेमेशन घोषणा होगी, यानी कि इसके बाद एक घोषणा होती है और घोषणा के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर ऑब्जेक्शन होता है वो ऑब्जेक्शंस आपको बताई जाती है और उसके लास्ट डेट भी दी जाती है। उन ऑब्जेक्शंस को आपको क्लियर करना होता है। थर्ड पॉइंट आता है एंड देन पार्टीज जो होती हैं उनके बयान यानी कि स्टेटमेंट लिए जाते हैं। अगर वो स्टेटमेंट यानी कि जो उनके बयान हैं वह बयान अगर उनके डॉक्यूमेंट से मैच हो जाते हैं और कोई भी ऑब्जेक्शन, आपत्ति या विसंगति यानी कि डिस्क्रिपेंसी नहीं होती है, नहीं पाई जाती है, तो म्यूटेशन को सैंक्शन कर दिया जाता है, मींस म्यूटेशन की स्वीकृति हो जाती है। अब आता है आपको फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के अंदर अगर किसी कारण कोई ऑब्जेक्शन या डिस्क्रिपेंसी यानी कि आपत्ति या विसंगति पाई जाती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो मैटर को वहाँ के जो रेवेन्यू असिस्टेंट होते हैं, उस एरिया के जो रेवेन्यू असिस्टेंट ऑफिसर होते हैं, उनको रेफर कर दी जाती है जो भी उस पार्टी से संबंधित होते हैं। और अगर जो उससे संबंधित पार्टीज होती हैं, अगर वह उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो 30 डेज के अंदर अपील कर सकती हैं एडिशनल कलेक्टर कंसर्न डिप्यूटी कमिश्नर के पास, यानी कि जो एडिशनल कलेक्टर होते हैं या फिर जो डिप्यूटी कमिश्नर होते हैं उनके पास 30 डेज के अंदर उसकी अपील करी जा सकती है। अभी हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रेशन एंड द म्यूटेशन। देखिए इसमें हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ द लैंड, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होता है ये एक प्रोसेस होता है कि आपने लैंड का टाइटल ले लिया है, ओनरशिप ऑफ टाइटल आपने ले लिया है, यानी कि मालिकाना हक का आपने टाइटल ले लिया है। ये होता है आपका रजिस्ट्रेशन, जो कि बायर के नाम पर हो जाता है। दूसरा होता है आपका म्यूटेशन। म्यूटेशन ये एक प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का
और इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर्ड होता है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर ड्यूली प्रॉपरली रिकॉर्ड होता है। कहने का मतलब है कि म्यूटेशन एक प्रोसेस है, ये भी रजिस्ट्रेशन का, बट इसके अंदर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, आफ्टर द रजिस्ट्री रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो पहले वाले ओनर का यानी कि जिसने प्रॉपर्टी सेल की थी उसका नाम चेंज करके, ट्रांसफर करके क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति के नाम पर ये रजिस्ट्री हुई है, जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को परचेज किया है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर उस व्यक्ति का नाम चेंज या ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को म्यूटेशन बोलते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, वीडियो को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपको लगता हो जो पॉइंट्स मैंने वीडियो के अंदर बताए हैं उसमें कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉपर क्लैरिटी ना आई हो, या अगर कोई कॉन्सेप्ट समझाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू।